इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 पर, जीव जनन कैसे करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है। सभी के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और हम जब इसका एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस को तो उसके आसपास की भी थ्योरी आपको बताएंगे, तो आपकी ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली मदद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई जीवों की सूची में से कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। अलैंगिक विधि वो विधि है जिसमें केवल एक ही जनक होता है, केवल एक ही जनक होता है, दो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लैंगिक विधि में दो जनक होते हैं, एक मेल पार्टनर और दूसरा फीमेल पार्टनर, लेकिन अलैंगिक विधि में केवल एक ही जनक होता है। तो हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा अलैंगिक विधि से जनन करता है। देखिए, केला है, कुत्ता, यीस्ट, अमीबा। यहाँ पर केला, यीस्ट, अमीबा ये अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, अर्थात इनमें केवल एक ही जनक पाया जाता है। लेकिन कुत्ते के अंदर लैंगिक जनन होता है, उसमें मेल कुत्ता और फीमेल कुत्ते की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। 1, 3, 4 के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प में नर और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से हैं। नर और मादा युग्मक, देखिए एक पुष्प हमने लिया है, यहाँ पर जो नर भाग है ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसको पुंकेसर कहते हैं, ये नर भाग होता है। और जो रेड कलर में आपको बीच में दिख रहा है एक, इसको स्त्री केसर या फिर मादा भाग कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि नर और मादा युग्मक कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो नर और मादा युग्मक, जो नर युग्मक है वो यहाँ पर, इसको कहते हैं परागकोश। तो नर भाग तो नर युग्मक तो परागकोश में बनते हैं और जो मादा युग्मक है वो इस भाग में होते हैं, इस भाग का नाम है अंडाशय। तो नर भाग होता है परागकोश में और मादा जो है युग्मक वो बनते हैं अंडाशय में। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, पुष्प के अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है वो होता है परागण। परागण। दूसरा जो है वो होता है निषेचन, मतलब जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है उसका मिलना, वो होता है निषेचन। निषेचन के बाद बनता है भ्रूण और भ्रूण के बाद नवोद्भिद, मतलब नया जो पौधा है वो निकलता है। ठीक है, ये सीक्वेंस होती है। इसी को समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। देखिए, सबसे पहला परागण। परागण का अर्थ होता है नर युग्मक का परागकोश से वर्तिकाग्र तक जाना, सिर्फ इतना सा, यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा। इस प्रक्रिया का नाम है परागण। परागण। फिर ये जो नर युग्मक है वो इस यहाँ पर जाके अंडाशय में मादा युग्मक से मिलता है, उस प्रक्रिया का नाम है निषेचन। फिर जो कोशिका है वो विभाजित होके भ्रूण बनाती है और फिर जब वहाँ पर बीज बन जाएगा तो उसको उगाकर हम नवोद्भिद या नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सीक्वेंस रहेगी यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, परागण, निषेचन, भ्रूण और नवोद्भिद। सॉरी। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है। अलैंगिक विधि से जब जो संतति पैदा होती है उसमें बहुत ज़्यादा समानता होती है, उसका क्या कारण है। देखिए, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है। एक ही जनक जब भाग लेता है तो वेरिएशन, जो बदलाव हैं, जो परिवर्तन है, उनके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ये भी सही बात है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पहला और दूसरा हमारे सही हैं कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है और उसमें युग्मक शामिल नहीं होते, युग्मक बनते ही नहीं है। युग्मक बनेंगे तो थोड़ा सा बदलाव आएगा, लेकिन युग्मक बनेंगे ही नहीं तो बदलाव नहीं आएगा उसमें, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा समानता नज़र आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है 1 और 2 वो सही है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किस में विद्यमान होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफ़र होता है वो किस में होता है। देखिए, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं जिससे गुणों का ट्रांसफ़र होता है वो केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में मिलते हैं हमारे पास गुणसूत्र। एक गुणसूत्र आपको ये बना के दिखा रखा है और गुणसूत्र बना होता है डीएनए से, और डीएनए का एक पार्ट
जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं जीन। तो इन सभी में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाए वो आपका ऑप्शन सही है। कोशिका द्रव नहीं, राइबोसोम नहीं, गोल्जी कोई नहीं, जीन मुझे दिख रहा है तो जीन सही है। अगर डीएनए कोई ऑप्शन होता तो डीएनए भी टिक कर सकते थे आप, गुणसूत्र होता तो गुणसूत्र कर सकते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो जीन वो एकदम सही है। ये वाली सीक्वेंस जरूर समझ लीजिएगा। केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र बना होता है डीएनए से, डीएनए का वह भाग जिसके अंदर सूचना होती है या क्रियात्मक भाग जो उसको जीन कहते हैं, और यहाँ पर जीन ही हमारे पास ऑप्शन में है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो क्या दिखाते हैं? केवल जनकों की समानताएं, केवल जनकों में से विविधताएं, जनकों के साथ समानता और विविधता, ना समानता ना विविधता। देखिए ये जो गुण हैं ये समानता भी दर्शाते हैं और ये विविधता भी दर्शाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स के अंदर हैं वैसी की वैसी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे डिफरेंट भी होती हैं। तो ये जो लक्षण हैं ये समानता भी और विविधता भी दोनों को दोनों दर्शाते हैं। अमीबा स्पायरोगायरा यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषता क्या होती है? देखिए अमीबा तो एक कोशिकीय है, स्पायरोगायरा एक कोशिकीय नहीं है, यीस्ट भी एक कोशिकीय है, तो सभी एक कोशिक जीव हैं, ये तो गलत है। हमसे पूछा जनन की समानता क्या है, ये सभी अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लैंगिक ये करते नहीं है और सभी बहुकोशिक है नहीं, मैंने बता दिया। अमीबा और यीस्ट जो है वो एक कोशिकीय है, स्पायरोगायरा जो है वो बहुकोशिकीय है। जनन के बारे में पूछा था तो ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए स्पायरोगायरा ना कुछ इस तरह का दिखता है, ये स्पायरोगायरा है, ये जब मैच्योर हो जाता है तो ये विभिन्न टुकड़ों में टूट जाता है, इसके जो तंतु हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस तरह से स्पायरोगायरा जो है वो जनन करता है। इसी से हमें ऑप्शन छांटना है कि भाई स्पायरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, बस मिल गया हमें आंसर, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक कोशिका दो कोशिकाओं में, क्योंकि एक कोशिका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो बहुकोशिकीय जीव है। एक कोशिका का अनेक कोशिकाओं में, एक कोशिका तो है ही नहीं तो उसका तो कुछ सोचेंगे ही नहीं। पुरानी कोशिकाओं का नई कोशिकाओं में बनना, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो तंतुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़कर, ये वाला सही है। प्लाज्मोडियम में एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए प्लाज्मोडियम को देख लेते हैं। ये प्लाज्मोडियम जीव है, जब ये मैच्योर होता है तो इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और हर एक कोशिका एक नया प्लाज्मोडियम है। तो एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं बन गई, मतलब एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारी प्लाज्मोडियम बन गए। इस विधि का नाम है बहुविभाजन या बहुखंडन भी कहते हैं इसको। बहु का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, विभाजन का मतलब होता है बंटना, टूट जाना। तो बहुविभाजन इसका सही ऑप्शन है। बहुविभाजन भी हो सकता है, बहुखंडन भी हो सकता है, दोनों शब्द का एक ही मतलब है। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? फिर से कुछ वैसा ही सवाल आया है। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम, देखिए सबसे पहले बनते हैं युग्मक, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि युग्मक, नर युग्मक बनेगा परागकोश में, मादा अंडाशय में। तो सबसे पहले युग्मक बनेंगे। युग्मक जब आपस में मिलते हैं, उनका जब निषेचन होता है तो बनता है युग्मनज। फिर युग्मनज जब वो जो कोशिका है वो जो बार बार विभाजित होती है तो बनता है भ्रूण, और भ्रूण लास्ट में नवोद्भिद, नया प्लांट, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये सीक्वेंस रहेगी युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और नवोद्भिद। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। एक स्पीसीज के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? इस बात का मतलब समझ लीजिए। हमारी कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। जब हम जनन प्रक्रिया करेंगे तो हमारे जो संतान या संतति होगी उसकी कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र ही होते हैं। लेकिन हमारी में 46 और जो हमारा फीमेल पार्टनर होगा उसके में भी 46, तो ऐसे करके यहाँ पर हो जानी चाहिए 46 गुना 2, लेकिन ये बने रहते हैं 46। इसका कारण पूछ रहा है, तो इसका ये है कि जब विभाजन होता है तो एक स्पेशल प्रकार का विभाजन होता है। जब युग्मक कोशिकाएं बनती हैं तो युग्मक कोशिकाओं में
23 गुणसूत्र ही होते हैं, 23 मेल में, 23 फीमेल में, और 23 मिलकर बन जाते हैं 46। इस तरह से जो गुणसूत्रों की संख्या शुरू में 46 थी वो 46 बरकरार रहती है। तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये इसका सही आंसर है। राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्र जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानियाँ लगी रहती हैं? ये राइजोपस है। राइजोपस का जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं बीजाणुधानी। इन बीजाणुधानियों में देखो बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं जो फैलकर और नए जो राइजोपस है उनको पैदा करते हैं। और हमसे पूछा है कि ये नली वाला भाग कौन सा है, ये वाला, ये भाग कौन सा है जिसके ऊपर ये अटैच है? इसको हाइफे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइफे कहते हैं। तो हाइफे हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। कायिक प्रवर्धन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? कायिक प्रवर्धन का अर्थ होता है पौधे के जो कायिक हिस्से हैं, मतलब जनन हिस्से को छोड़कर, जनन हिस्से कौन से होते हैं पौधे के? पुष्प। पुष्प को छोड़कर बाकी जितनों भी हिस्सों से अगर हम नया पौधा प्राप्त कर लें तो उनको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। तो पुष्प नहीं आएगा, पुष्प नहीं आएगा, पुष्प नहीं आएगा, बच गया ऑप्शन नंबर बी, तना, जड़ें और पत्तियां। ये सही आंसर है। डबल रोटी के स्लाइस पर कवक का तीव्र गति से फैलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत सारे बीजाणु, जो हमने पीछे चित्र में बताया था, बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु होते हैं। जब ये बीजाणुधानी टूटती है तो सारे बीजाणु जो है वहाँ पर फैल जाते हैं, तो बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना। दूसरा, बीजाणुओं को ग्रो करने के लिए नमी चाहिए और पोषक चाहिए। तो ब्रेड पर हमें, ब्रेड रोटी जो डबल रोटी, उस पर नमी और पोषक भरपूर होते हैं। नलिकाकार शाखित हाइफों का इसमें रोल नहीं है। गोलाकार बीजाणुधानियों का कोई रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आर करेक्ट। 1 और 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अच्छा, कई बार ना पेपर में पूछ लेता है कि बीजाणु और बीज, इनमें क्या फ़र्क है? दोनों में हमने समझा कि ये भी नमी और पोषक से उग जाते हैं, बीज भी उग जाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, बीज जो है, बीज के अंदर बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र में बीज के लिए खाना, भोजन जो है वो स्टोर रहता है। जब तक बीज उग के ज़मीन से ऊपर आकर और प्रकाश संश्लेषण शुरू ना कर दे तब तक के लिए उसके लिए भोजन उसके बीज पत्र में स्टोर रहता है, और ये स्टोर जो है वो बीजाणु में नहीं होता। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? देखिए, पराग नली होती क्या है पहले ये समझ लीजिए। ये जो पाइप आपको दिख रही है, ये जो ब्लैक कलर की पाइप है जो ऊपर से लेके और नीचे यहाँ तक जा रही है, इसको हम कहते हैं पराग नली। इसकी लंबाई किस पर निर्भर करेगी? इसकी लंबाई निर्भर करती है कि भाई जो हमारा वर्तिकाग्र है और जो बीजांड है उसके बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो लंबाई ज़्यादा होगी। अगर कोई छोटा प्लांट है, मान लीजिए इतना वर्तिकाग्र, और यहाँ पर वो उसका ये बीजांड, तो उसकी लंबाई इतनी छोटी होगी, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो केवल इसी पर निर्भर करती है। तो हम अपने ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। परागकण और वर्तिकाग्र का ऊपरी हिस्सा नहीं, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड, पुंकेसर के भीतर परागकण और वर्तिकाग्र के ऊपर की सतह नहीं, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह और वर्तिकाग्र का निचला हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी। पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं। गलत बात। पुष्प एक लिंगी भी होते हैं, उभयलिंगी भी होते हैं। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं। बिल्कुल सही बात, लैंगिक जनन के अंग होते हैं। ये पौधों के सभी वर्गों में पाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी में नहीं मिलते हैं। सभी पौधों पे फूल नहीं आते हैं। निषेचन के बाद इसमें फल बनते हैं। ये बात भी सही है, निषेचन के बाद इनमें फल बनते हैं। तो 2 और 4 सही हैं, 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी। पुष्प लैंगिक भाग है, पुष्पों में फल बनते हैं। एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में पूछ रहा है। एक लिंगी पुष्प कुछ इस तरह के होते हैं। ये एक पुष्प है जिसके अंदर केवल मेल पार्ट है, पुंकेसर है, और ये एक फ्लावर है जिसके ऊपर केवल फीमेल पार्ट है। इनको एक लिंगी पुष्प कहते हैं।
क्योंकि एक पे सिर्फ मेल पार्ट है, एक पे सिर्फ फीमेल पार्ट है। तो हमने छांटना है कौन से कथन सही हैं। इनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं। इनमें या तो पुंकेसर होते हैं अथवा स्त्री केसर होते हैं। पहले वाला, इसमें दोनों तो नहीं होते, अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं, तो पहला तो नहीं होगा। इनमें या तो स्त्री केसर या पुंकेसर, हाँ ये होता है। इनमें परागण होता है, परागण का मतलब मेल युग्मक का नर युग्मक का मादा युग्मक तक जाना, ये प्रोसेस, इसको कहते हैं परागण। तो परागण तो होता है। वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल पुंकेसर होता है फल उत्पन्न नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है ये भी। जो ये मेल वाला फ्लावर है इस पे फल नहीं लगेगा, इसके कण वहाँ पर जाएंगे और फल बनेगा तो सिर्फ यहाँ का बनता है। और फल किस पार्ट से बनता है ये भी कई बार पेपर में पूछता है। फल बनता है अंडाशय से, ये जो अंडाशय वाला हिस्सा है यही फूलकर फल बना देता है। तो पहले ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पुष्पी पौधे लैंगिक जनन के बारे में, इससे दो प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, नर और मादा। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, बिल्कुल, दोनों मिलेंगे तो निषेचन होगा। इसके फलस्वरूप हमेशा युग्मनज बनता है, बिल्कुल सही बात है, बनता है। इससे बनने वाली संतति क्लोन होती है, ये बात नहीं सही है। क्लोन का अर्थ होता है एकदम डिट्टो, कॉपी। तो पौधे एक दूसरे की डिट्टो कॉपी नहीं होते हैं, उसमें वेरिएशन होता है, क्योंकि नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है। तो तीन ऑप्शन को छोड़ के चौथा ऑप्शन सही नहीं है। हमसे पूछा था सही कौन सा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से सी। इस चित्र में ए बी सी भाग का नाम बताना है। देखिए ए, ये जब पौधा उगता है, अंकुरित होता है, तो ये ऊपर की ओर जाके तना बनता है। सी जो भाग है ये नीचे की ओर जमीन में जाके जड़ बनाता है। और ये वो बीज पत्र है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिसके अंदर पौधे के लिए खाना स्टोर होता है। जब तक पौधा जमीन से निकल के खुद प्रकाश संश्लेषण नहीं कर लेता, तब तक के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो ये करता है, बीज पत्र। तो ए को कहते हैं प्रांकुर, ऊपर जाने वाला। सी को कहते हैं मूलांकुर, मूल मतलब जड़, नीचे जाने वाला। और बी है बीज पत्र। ए प्रांकुर, ए प्रांकुर, ए बी सी सीक्वेंस पूछिए तो ए प्रांकुर, यहाँ पर भी प्रांकुर है। बी बीज पत्र, बी बीज पत्र, और सी जो है वो मूलांकुर, सी मूलांकुर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन भी सही से छांटना आना चाहिए, नहीं तो गलत कर देंगे। प्रांकुर, बीज पत्र, मूलांकुर। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्यों? देखिए, लैंगिक जनन में मेल पार्ट से एक युग्मक आता है, फीमेल से भी एक युग्मक आता है। दोनों के युग्मक मिलके एक नई संतति को जन्म देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इसमें वेरिएशन ज़्यादा आती है, मतलब दो जगह से चीज़ें आएंगी तो उसमें बदलाव रहेगा। लैंगिक जनन एक अधिक समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, इसका इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करता बिल्कुल भी। आनुवंशिक पदार्थ एक ही स्पीसीज के दो जनक से आते हैं, बिल्कुल सही बात है, मेल से और फीमेल से, दो अलग अलग जनकों से आते हैं, दो विभिन्न स्पीसीज से नहीं आते। जैसे इंसान, इंसान मेल इंसान, फीमेल इंसान, ठीक है। दो विभिन्न स्पीसीज का मतलब है एक हो कोई और प्रजाति से, दूसरा है किसी और प्रजाति से, तो ऐसा नहीं होता उसमें। आनुवंशिक पदार्थ अनेक जनकों से आते हैं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आनुवंशिक पदार्थ केवल एक स्पीसीज के दो जनकों से आता है, मेल और फीमेल, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि जीवित रह सके। व्यष्टि का मतलब खुद, ठीक है, स्वयं, स्वयं के जिंदा रहने के लिए जनन बिल्कुल आवश्यक नहीं होता, समष्टि के लिए आवश्यक होता है। समष्टि का मतलब पूरी प्रजाति के लिए, पूरी प्रजाति तभी तो ग्रो करेगी जब मान लो जनन करना सब बंद कर देंगे तो आने वाले टाइम में वो विलुप्त हो जाएंगे। तो व्यष्टि मतलब स्वयं, स्वयं के लिए जरूरी नहीं होता है जनन। वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, नहीं, इसमें तो ऊर्जा व्यर्थ होती है। वृद्धि को बनाए रखने के लिए, वृद्धि तो बिना जनन के भी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाने रखने के लिए, मतलब जो प्रजाति है उसको लगातार 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 आगे बढ़ाने के लिए
जनन की आवश्यकता होती है। जिस जगह पर जनन करना बंद हो गया वहीं पर वो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो आने वाले टाइम में वो विलुप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। बाकी वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि वैसे भी होती रहती है, वैसे भी होती रहती है, जनन की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती बल्कि ऊर्जा बहुत सारी इसमें खर्च होती है। और व्यष्टि मतलब स्वयं, खुद को जिंदा रखने के लिए जनन की आवश्यकता नहीं होती। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाइए जिसका संबंध केवल लड़कों से है, लड़कों की लैंगिक परिपक्वता से है। दूध के दांत टूटना, इसका परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है। कद का बढ़ना, ये भी वैसे ही बढ़ता रहता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। आवाज़ का भारी होना, ये सही ऑप्शन है। लड़के जब लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो भारी हो जाती है, आवाज़ फटने लगती है। वजन के बढ़ने से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करती है? जैसे मेल्स का पूछा था, अभी पुरुषों का पूछा था, अब स्त्रियों का पूछा है। शरीर में वृद्धि, फिर से बताया क्या ही लेना देना है उसका। केसों के पैटर्न में कोई मतलब नहीं है। आवाज़ में परिवर्तन, लड़कियों की आवाज़ में परिवर्तन नहीं होता है, जैसी थी वैसी ही रहती है। रजोधर्म, जिसको पीरियड्स बोलते हैं, लड़कियों में स्त्रियों में पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, उसको हिंदी में रजोधर्म कहा जाता है। तो ये उसकी प्रावस्था के प्रारंभ होने को परिलक्षित करता है, मतलब उसको बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पुरुषों में वृषण कोष के, ये शब्द थोड़ा गलत लिखा है, वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि सहायता मिलती है। मैथुन क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है। शुक्राणु बनाने में मदद मिलती है क्योंकि शुक्राणु बनाने के लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। वृषण कोष हमारे शरीर से हमेशा बाहर रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर हमारे शरीर के टेम्परेचर से लगभग 2 डिग्री कम रहता है, अर्थात 35 डिग्री रहता है। और ये टेम्परेचर शुक्राणु बनाने के लिए आदर्श तापमान है। इसीलिए जो वृषण कोष जो शरीर के बाहर होते हैं, या फिर वृषण जो है वृषण कोष के भीतर होते हैं, उसको शुक्राणु बनाने में वो मदद करते हैं। केवल यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। यौन आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देखिए, जो वृषण होते हैं जो लड़कों में, उससे एक तो हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन नाम का, मेल हार्मोन बोलते हैं, नर हार्मोन। जनन कोशिकाओं का निर्माण भी वहीं होता है जिसका नाम है शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण भी वृषण में ही होता है। बाकी एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, ये फीमेल्स में मिलता है। और अपरा का विकास ये भी हमसे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही है। 1 और 2 के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए। नर जननांगों के विभिन्न भागों में शुक्राणुओं के परिवहन के लिए सही क्रम कौन सा है? देखिए, शुक्राणुओं का परिवहन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होता है वो समझ लीजिए। ये वृषण है हमारे, 2 होते हैं। वृषण से एक नली पाइप जुड़ी होती है जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं। ये जो पाइप हैं 2 होती हैं, इनको शुक्रवाहिका कहते हैं, या शुक्रवाहक भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो है वो सीधे हमारे मूत्र मार्ग में मिलती है और यही उसकी करेक्ट सीक्वेंस है। पहले वृषण, फिर शुक्रवाहिका या शुक्रवाहक, उसके बाद मूत्र मार्ग, यही सीक्वेंस रहेगी। इसी को हम छाट लेते हैं ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहले वृषण, फिर शुक्रवाहक, उसके बाद मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है? यौन संचरित का मतलब है यौन क्रिया करते वक्त, मैथुन करते वक्त जो रोग एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को होने की संभावना है, उनको कहते हैं यौन संचरित रोग। इनमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, सिफिलिस जो है वो यौन संचरित है। हेपेटाइटिस जो है, जिसको पीलिया भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पीलिया, और इस रोग का यौन संबंध से कोई मतलब नहीं है।
HIV एड्स भी वही उसी से होती है, यौन संचरण से होती है। और गोनोरिया सुजाक जो है वो भी यौन संचरण से होता है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी हेपेटाइटिस है, जिसको पीलिया भी कहते हैं, ये रोग जो है वो यौन संचरित नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ये 27 क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो NCERT एग्जाम्पलर के MCQs थे और सारे के सारे आपके CBSE या बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को कोई डाउट रह गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा, आपके डाउट को ज़रूर से सोल्व किया जाएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।